नमस्कार साथियों। आज हम सभी रेवती नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। रेवती नक्षत्र भचक्र का 27वां नक्षत्र होता है और 28 नक्षत्रों की श्रृंखला में अगर हम अभिजीत को लेते हैं तो ये 28वां नक्षत्र होता है। इसके स्वामी, इसके देवता होते हैं पूषा। हम जब स्वस्ति प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, उसकी शुरुआत होती है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा में हम उस इंद्र की स्तुति करते हैं जो वृद्ध के समान है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, उस पूषा की स्तुति करते हैं जो वेद से संबंध रखते हैं। विश्ववेदा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, जो वेद से संबंध रखते हैं। इसलिए इनका संबंध वेदों से, रेवती नक्षत्र का संबंध वेद से किया गया है। और रेवती नक्षत्र पूर्णता को भी दर्शाता है। ये भचक्र का अंतिम नक्षत्र होने के कारण ये पूर्णता को भी दर्शाता है। रेवती नक्षत्र का संबंध पूषा का संबंध पशुओं से भी, इनको चरवाहा कहा गया है। देवता पूषा को पशुओं का चरवाहा कहा गया है। पशु से संबंध इनके बताए गए हैं। और ऐसे जातक करुणामयी भी होते हैं, इनमें करुणा होती है। और ऐसे जातक घूमने फिरने का शौक बहुत रखते हैं। ऐसे जातक विद्वान होते हैं, विद्वता होती है, बशर्ते गंडांत यानी कि रेवती के चौथे चरण में जन्म ना हो तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं। महर्षि पराशर ने कहा है पौष्णो विद्वान, ऐसे लोग विद्वान होते हैं बहुत। लेकिन शर्त यह है कि रेवती के गंडांत में चतुर्थ चरण में जन्म ना हो। सब कहेंगे कि वर्गोत्तम का होगा, बहुत लोग कहेंगे कि वर्गोत्तम होगा। नहीं, वर्गोत्तम होने के बावजूद भी रेवती के चौथे चरण में जन्म होने से, या फिर कोई ग्रह है तो वो गंडांत में होगा, चौथे चरण में, और वो अच्छा फल नहीं देगा। इसकी एक कथा आती है देवी भागवत में। देवी भागवत के शुरुआत में ही आती है। भगवान कार्तिकेय ये कथा सुनाते हैं और अगस्त ऋषि और कार्तिकेय के बीच ये वार्तालाप है। देवी भागवत से आता है ये। उसमें एक ऋत्वाक मुनि थे, उनको एक संतान हुआ, एक पुत्र प्राप्त हुआ। और पुत्र प्राप्ति के बाद ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ गया। और जब ये इनका पुत्र बड़ा हुआ तो उद्दंड हो गया और वो उसमें मूर्खता थी। और उसकी उदंडता इतनी बढ़ गई कि वो एक ऋषि की पत्नी को हर के ले आया। ये देख के ऋत्वाक मुनि बहुत दुखित हुए, बहुत क्रोधित हुए और पश्चाताप करने लगे कि क्यों मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। संसार में ऐसे पुत्र का ना होना ही अच्छा है, पुत्र होने से ऐसे पुत्र का ना होना ही अच्छा है। तो बहुत परेशान होकर वो गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि के पास जाकर के उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो गर्ग ऋषि ने उसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि आज आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसका कारण आपके पुत्र का जन्म रेवती के चौथे चरण में हुआ है। रेवती के चौथे चरण यानी कि गंडांत। और यही कारण है कि आपका पुत्र इतना उदंड है, उसमें इतनी मूर्खता है, उसमें इतनी सटता है और वो ऐसा कृत्य करता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और यह सुनकर ऋत्वाक मुनि मूर्छित हो पड़े और उन्होंने रेवती को श्राप दिया कि तुम तुरंत ही आकाश मार्ग से गिर जाओ। और रेवती आकाश से गिरकर और वो कुमुदगिरी पर्वत पर आ पड़ी। और कुमुदगिरी पर्वत के तेज से वो उस पहाड़ का नाम रहवत पड़ा। रहवत पहाड़ पड़ा
और उस रैवत पहाड़ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम जिस पर दृष्टि एक प्रमुख ऋषि थे उनकी पड़ी, और उसकी तेज रैवत के तेज से, रेवती के तेज से प्रकट हुई थी वो कन्या। तो वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत तेज थी, क्योंकि रेवती के तेज से जन्म ली थी। ऐसे जातक तेज होते हैं, रेवती नक्षत्र के जातक तेज होते हैं, बशर्ते उसके उन गंडांत में जन्म ना हो, ऐसे तेज होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के तेज से जन्म होने के कारण उस कन्या का नाम ऋषि प्रमुच ऋषि ने रेवती रख दिया। और वो इतनी तेज थी कि अब जब उसकी उम्र शादी की हुई तो वो ढूंढने लगे वर कैसा मिले, इतनी तेज कन्या के लिए कैसा वर कहाँ से लाएं। तो उन्होंने तपस्या की, तो ईश्वर भगवान प्रकट हुए और वो बोले कि तुम चिंता नहीं करनी है, तुम्हारी कन्या का शादी एक दुर्दम राजा थे उनसे होगा। तो शादी हुई। तो रेवती ने कहा अपने पिता से, प्रमुख ऋषि से, कि मेरी शादी रेवती नक्षत्र में ही की जाए। परंतु रेवती नक्षत्र तो आकाश मार्ग से गिर चुकी थी। तो महर्षि प्रमुच ने कहा कि रेवती तो आकाश मार्ग से गिर गया, फिर तुम्हारा शादी रेवती नक्षत्र में कैसे होगा। तो रेवती ने कहा अपने पिता से, प्रमुच ऋषि से, कि संसार में क्या तपोबल सिर्फ ऋत्विक मुनि के पास ही है, आपने तपस्या नहीं की है क्या, आपके पास तपोबल नहीं है क्या। तो वो प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री पे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने तपोबल से पुनः रेवती को सोम मार्ग में स्थापित कर दिया, पुनः आकाश मार्ग में स्थापित कर दिया, और उसकी शादी रेवती नक्षत्र में की गई। तो ऐसे जातक तेज होते हैं, रेवती नक्षत्र के जातक तेज होते हैं, और गंडांत का असर पड़ता है नो डाउट। चूंकि वर्गोत्तम का होगा, चौथे चरण में होगा, तो मीन के नवांश में होगा, और वर्गोत्तम का होगा, फिर भी अच्छा फल नहीं देता है। रेवती के चौथे चरण में ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, गंडांत में होते हैं। और कुछ गुण की बात करें तो ऐसे जातक को घूमने फिरने का शौक होता है, दयालु तो होते हैं, इनमें करुणा होती है, पूषा के प्रभाव से इन ऐसे जातकों में करुणा होती है, तेज होते हैं। और महर्षि पराशर के अनुसार ये विद्वान होते हैं, इसमें विद्वता होती है। रेवती नक्षत्र पूर्णता को दर्शाता है, और ये है। और कुछ जानना चाहते हैं आप रेवती नक्षत्र के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, आगे हम दूसरे नक्षत्र को लेंगे। मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे फिर दूसरे नक्षत्र पे चर्चा करेंगे, दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।